सीएमए इंटर के बच्चों, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम इंश्योरेंस क्लेम। ऑलमोस्ट एवरी टर्म इंस्टीट्यूट 7 मार्क का एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछता ही पूछता है। एंड 90% ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6B में दिखाई देता है। मैं मानता हूं ये आपके पेपर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। अगर आप अच्छी तरीके से मेरे साथ इस वीडियो में इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हो और 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ बना लेते हो तो आई एम 100% श्योर ये चैप्टर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप 7 आउट ऑफ 7 स्कोर करोगे। बस इतना सा काम आपको करना है। ये पूरा वीडियो आपको मेरे साथ रहना है, अच्छी तरीके से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जितने देर में आप रिवीजन खुद बैठ के करते हो उसका कई कम टाइम में हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं अच्छी तरीके से, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको सिर्फ फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन करने से ही इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर पर ग्रिप आ जाए। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, हड़बड़ी करने की कोशिश, स्पीड बढ़ा बढ़ा के आगे देखने की कोशिश, वीडियो को आगे आगे बढ़ा के देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम आपको जो कवरेज देते हैं रिवीजन वीडियोस में वो इस तरीके की देते हैं। अगर आप अच्छे से सुन लेते हो, क्वेश्चंस देख लेते हो, उसके बाद आपका सिर्फ काम बचता है प्रैक्टिस। आपको चैप्टर खोल के वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट उसके लिए आपको हमेशा पेशेंस रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना तुम्हें और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड जितने लोग हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इस चैप्टर पर ग्रिप हासिल कर सके। इंश्योरेंस क्लेम वाले इस चैप्टर में हमारे दो मेन पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा पोर्शन है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। हम अच्छी तरीके से पहले पूरा चैप्टर 1 बाय 1 रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम्स में दिए हैं, ताकि हम कॉन्फिडेंट हो सके और इस चैप्टर पे हम 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिवीजन, एक एक करके बातें स्टार्ट करते हैं। मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा बट मैं पेस नॉर्मल रखूंगा सो दैट हम अच्छे से रिवीजन भी कर सके एंड आप मेरे साथ फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सको। सबसे पहले जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करो, आपको सबसे पहले सीखना या रिवाइज करना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन लॉस एंड इंश्योरेंस क्लेम। हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं बिजनेस में? सर हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। सर हमारे एसेट्स बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इनसे घिरे हुए हैं। अगर कभी भी बिजनेस में ऐसी कोई घटना होती है और हमारे एसेट को नुकसान होता है तो उस नुकसान से बचने के लिए या उस नुकसान से हमको बचाने के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अगर हमने अपने किसी एसेट को इंश्योर करवा रखा है और कोई कारण से उस एसेट पे नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट करती है, सो दैट उस पैसे से यूज करके हम अपने एसेट की मरम्मत करा सके या एसेट को रिप्लेस कर सके और हमारे बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सके। हम लोगों को सबसे पहले यह सीखना है, अगर कभी भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस क्लेम और नुकसान के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी लॉस दैट मे ऑकर टू योर एसेट। बट वो प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि नुकसान हुआ तभी आपको क्लेम मिलेगा, अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो आपको कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा, यानी नो लॉस इज इक्वल टू नो क्लेम। और इंश्योरेंस कंपनी जब आपको क्लेम देगी ना, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्लेम आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम क्लेम मिलेगा जितना नुकसान हुआ है या फिर जितने की आपने पॉलिसी वैल्यू ले रखी है, यानी सम इंश्योर करवा रखा है, विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपका नुकसान हुआ 5 लाख रुपए, आपने इंश्योरेंस करवा रखी है 4 लाख रुपए की, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 लाख का पेमेंट करेगा। आपका नुकसान हुआ 2 लाख का, आपने इंश्योरेंस ले रखी है 10 लाख की, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख पेमेंट करेगा। यानी आइदर लॉस और पॉलिसी वैल्यू दोनों में जो लोअर है उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कंपनी उतना ही आपको पेमेंट करेगी क्लेम का। तो हमारे लिए हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा मैक्सिमम क्लेम होगा, मैक्सिमम क्लेम विल ऑलवेज बी लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर।
However, अगर आपने अपने एसेट को अंडर इंश्योर करवा रखा है, अंडर इंश्योर करवाने का मतलब आपके जितनी एसेट की वैल्यू है आपने उससे कम इंश्योरेंस ले रखी है। आपका एसेट है 10 लाख रुपए का, आपने इंश्योरेंस करवा रखी है 4 लाख की, 5 लाख की, 7 लाख की, 8 लाख की। अगर आप एसेट को अंडर इंश्योर करवा के रखते हो, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है फिर अगर कभी भी नुकसान होगा तो हम आपको जब क्लेम देंगे तो द क्लेम विल बी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, द क्लेम विल बी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। यानी वो जब क्लेम कैलकुलेट करेगी तो जितना नुकसान हुआ है पूरा का पूरा क्लेम नहीं देगी, आपको वो प्रोपोर्शनेट क्लेम ही अलाउ करेगी। अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवा के रखा है यानी आपका जो पॉलिसी वैल्यू है दैट इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ द एसेट जो इंश्योर करवा के रखा है, तो फिर आपको क्लेम मिलेगा, आपको क्लेम मिलेगा लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। आपकी एसेट का जितना पोर्शन आपने इंश्योर करवा रखा है उतना ही प्रपोर्शन आपको लॉस का क्लेम मिलेगा। मान लीजिए एसेट 10 लाख रुपए का है, आपने इंश्योरेंस ले रखी है 8 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए का एसेट है, 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले रखी है, यानी 80% ऑफ द एसेट आपने इंश्योर करवा रखा है, तो लॉस का भी 80% ही आपको क्लेम मिलेगा, पूरे के पूरे लॉस का क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। तो जितना पोर्शन ऑफ एसेट आपने इंश्योर करवा रखा है क्लेम भी उसी प्रोपोर्शन में आपको दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू मेरे एसेट की वैल्यू से कम है यानी मेरा एसेट अंडर इंश्योर्ड है, तो मैं जो मेरे को क्लेम मिलेगा दैट क्लेम विल बी प्रोपोर्शनेट लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एसेट वैल्यू। एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आपको दे देता है, लॉस दे देगा, एसेट की वैल्यू दे देगा, पॉलिसी की वैल्यू दे देगा, और आपको ध्यान रख के चेक करना है सबसे पहले अंडर इंश्योरेंस है या नहीं। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो मैं यूज करूंगा एवरेज क्लॉज, और अगर अंडर इंश्योरेंस नहीं है तो मेरा क्लेम होगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। जब भी इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर रिवाइज करना सबसे पहले हम यही देखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर कोई भी पॉलिसी आप करो, चाहे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लाइस, चाहे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जब आप लॉस कैलकुलेट करोगे और उसके बेसिस पे क्लेम निकालोगे तो आपको क्लेम निकालते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन, उसमें यही बोलता है कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करो कितना नुकसान हुआ है एंड उस नुकसान के बेसिस पे कंपनी को कितना क्लेम मिलना चाहिए। यही इंश्योरेंस क्लेम का कंप्यूटेशन हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन मुद्दा है। तो लॉस और क्लेम का जब तक रिलेशन नहीं पता होगा हम क्लेम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको लेके चलता हूं हमारी पहली पॉलिसी में, हमारी पहली पॉलिसी में विच इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में क्या है, क्या स्टोरी क्या रहेगी? हम एक बिजनेस एंटिटी है, हमने अपने स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है, हमारे पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहता है, बहुत सारे कारण से स्टॉक का नुकसान हो सकता है, जैसे आग लगने से नुकसान हो सकता है, चोरी वगैरह हो सकता है। तो हमने क्या कर रखा है, एक पॉलिसी ले रखी है जहां पर हमने अपने एसेट को यानी स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है कि अगर कभी भी आग वगैरह लगा और हमारे स्टॉक को नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उस नुकसान के लिए क्लेम का पेमेंट करेगी, भुगतान करेगी। तो इस केस में हमने एक पॉलिसी ले रखी है, हमारे स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एक दिन हमारे गोडाउन में आग लग गई, गोडाउन में आग लगने के कारण हमारा स्टॉक जल गया, कंपनी ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अब आप बताइए कि आपको कितना क्लेम मिलना चाहिए। अब वो क्लेम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टोटल 2 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा नुकसान कितना हुआ, सेकेंड स्टेप होगा उस नुकसान के हिसाब से हमें क्लेम कितना मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में या लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हमें इसी चीज पर बात करनी है कि अगर स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है और आगे जाकर स्टॉक में कोई नुकसान हो जाता है, कोई आग वगैरह लग जाती है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा। जब भी लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आएगा हम अपना पूरा क्वेश्चन 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट करेंगे हम कि जिस दिन आग लगी गोडाउन में उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक एग्जिस्ट करता था। जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक था, सेकंड स्टेप होगा उस स्टॉक में कितने स्टॉक का नुकसान हो गया, नुकसान यानी लॉस कितना हो गया, एंड फिर तीसरा स्टेप होगा इस लॉस के बेसिस पे हमें क्लेम कितना मिलना चाहिए, हमें क्लेम कितना मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम टोटल 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारे गोडाउन में जिस दिन आग लगी उस दिन कितना फिजिकल स्टॉक एग्जिस्ट करता था, फिजिकल स्टॉक जो गोडाउन में एग्जिस्ट करता था। अब इसके बेसिस पे हमारा नुकसान कितना हुआ है आग लगने के कारण, एंड जितना नुकसान हुआ है उसके बेसिस पे हमें कितना क्लेम मिलना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करता हूं। सबसे पहला काम है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक इन द गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। ये स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे।
हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम, क्योंकि ये हम लोग स्टेक होल्डर्स को नहीं देंगे फॉर द पर्पस ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग। ये ट्रेडिंग अकाउंट हम सिर्फ बना रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने के लिए और उनको बताने के लिए कि हमारे पास उस दिन स्टॉक कितना था। ये ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, बिगिनिंग साल के शुरू से लेकर जिस दिन आग लगी वहां तक का ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम ले आएंगे ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक से लेके फायर तक हमने कितना परचेज वगैरह किया, कोई रिटर्न वगैरह हुआ तो माइनस कर देंगे, कितना हमने इन 2 दिन के बीच में सेल्स किया, इस सेल्स के ऊपर हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, और हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्योंकि ये हम बना रहे हैं टिल द डेट ऑफ फायर, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जैसे हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। सर अगर मान लो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह लगा तो वो भी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे नॉर्मल दिखाते हैं। जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बनाइएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है जो मेरे को बताएगा जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको जीपी का परसेंटेज लगेगा। क्वेश्चन में कई बार आपको पहले से बता देता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है। अगर क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता दे तो वेल एंड गुड। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली नहीं बता के मुझे लास्ट ईयर के डेटा दे देता है और बोलता है लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लो लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन क्या था, और उसी जीपी मार्जिन के बेसिस पे यूज करके आप करेंट ईयर का जीपी मार्जिन लेकर आप अपना जीपी कैलकुलेट कर लो और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सारी डिटेल आपको दी रहेगी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का डिटेल कभी कभी दिया हुआ रह सकता है, कभी नहीं दिया हुआ रह सकता है। अगर दिया हुआ रहे तो मैं यूज कर लूंगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या मार्जिन इज नॉट गिवन, हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एंड जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। तो अगर दिया हुआ रहे तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ रहे तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे जिस दिन आग लगा था हमारे पास कितना स्टॉक था। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा हमारे पास कितना स्टॉक था तो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ लॉस। ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास आग लगने के दिन स्टॉक कितना था। अगर इस आग से बचने के लिए कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंस वगैरह हमने किया है तो वो भी हम ऐड कर लेंगे, उसका भी हमें भुगतान इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो हमारे लॉस में सबसे पहले आ जाएगा जितना स्टॉक था गोडाउन में, उसके बाद फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर कुछ लगा, माइनस जो सैल्वेज वैल्यू स्टॉक का मेरे को इंश्योरेंस कंपनी देके जा रही है। हो सकता है जब हमारे गोडाउन में आग लगी तो सारा माल पूरी तरीके से जल के खत्म नहीं हुआ, कुछ माल ऐसा है जिसको बेच के रियलाइजेशन किया जा सकता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वो माल मेरे को दे दिया कि अविनाश ये माल रखो, इसका वैल्यू हम लोग बात कर लेते हैं, ये वैल्यू कम कर लो, बाद बाकी जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का हम तुमको भुगतान कर देंगे। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी बचा हुआ स्टॉक मेरे पास छोड़ के जाती है तो उसका जो सैल्वेज वैल्यू हमारे बीच में डिसाइड होगा वो हम लॉस से कम कर लेंगे और जो नेट लॉस है उसका मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि जो बचा हुआ सैल्वेज स्टॉक था इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम ही लेकर जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत कम वैल्यू बोल रहे हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी सैल्वेज स्टॉक लेके जा रही है तो फिर हम इसको यहां माइनस नहीं करेंगे, हम इसको यहां इग्नोर करेंगे। हम बोलेंगे ठीक है जो बचा हुआ स्टॉक है आप लेके चले जाओ और मुझे पूरे के पूरे स्टॉक जो मेरा जला है उसका आप अपना क्लेम दे दो। तो क्लेम कैलकुलेट करने के लिए मुझे लॉस चाहिए। लॉस कैसे निकलेगा, उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था, कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंस वगैरह लगाए तो ऐड करो, माइनस जो स्टॉक बच गया उसका सैल्वेज वैल्यू लेस कर लो, आपका नेट लॉस निकल जाएगा। और इसी नेट लॉस के बेसिस पे हमारा स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लेम। वैल्यू ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते समय हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारा स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड था कि अंडर इंश्योर्ड था। अगर मेरा स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड था तो मुझे क्लेम मिलेगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू विचएवर इज लोअर। अगर मेरा स्टॉक अंडर इंश्योरेंस था तो मुझे एवरेज क्लॉज लगाकर मेरा क्लेम कैलकुलेट करना होगा। अब सर अंडर इंश्योर्ड है कि नहीं मैं कैसे चेक करूं, आप चेक करो आपके पास गोडाउन में उस दिन स्टॉक कितना था एंड देन चेक करो आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है। अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू स्टॉक की वैल्यू से
से ज्यादा या स्टॉक की वैल्यू जितनी है तो हम बोलेंगे आपका स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड है। अगर आपका पॉलिसी वैल्यू स्टॉक से कम है तो हम बोलेंगे आपका स्टॉक अंडर इंश्योर्ड है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा पॉलिसी वैल्यू और स्टॉक की वैल्यू को जो उस दिन गोडाउन में था। अगर पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक है तो हम लोग बोलेंगे हमारा स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड था, क्लेम हो जाएगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट अगर हमारे यहां अंडर इंश्योरेंस है यानी पॉलिसी वैल्यू कम है वैल्यू ऑफ स्टॉक से, तो हम लोग एवरेज क्लॉज लगा के हमारा क्लेम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज क्लॉज के हिसाब से हमारा क्लेम होगा लॉस जो हमने निकाला स्टेप 2 में, मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक की वैल्यू। तो ये जो लॉस हमने कैलकुलेट किया इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिसी वैल्यू को, पॉलिसी वैल्यू जितने की हमने पॉलिसी ली डिवाइड बाई करेंगे स्टॉक वैल्यू, तो जितना प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक मेरा इंश्योर्ड था उतना प्रोपोर्शन का लॉस का मुझे क्लेम दिया जाएगा। मेरा स्टॉक 10 लाख का था, इंश्योरेंस ली रखी है मैंने 5 लाख की, तो 50% ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड है तो लॉस का भी 50% क्लेम मुझे दिया जाएगा, लॉस का भी 50% क्लेम मुझे दिया जाएगा। ये हमारा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का बेसिक्स है। 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करो जिस दिन आग लगी हमारे पास कितना स्टॉक था। स्टेप 2 में कैलकुलेट करो लॉस कितना। स्टेप 3 में कैलकुलेट करो क्लेम कितना मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स के ऊपर जीपी, जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकाला, फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड किया, सैल्वेज वैल्यू माइनस किया तो हमारा लॉस आ गया। फिर लॉस में हमने देखा अंडर इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज लगाया, नहीं है तो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जीपी मार्जिन क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दे तो बढ़िया, नहीं दे तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग वगैरह का डेटा दिया रहेगा, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जीपी मार्जिन कैलकुलेट करेंगे और उसको यहां पर यूज कर लेंगे। ये तो हो गया आम जिंदगी। अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया तो हमारा काम इतने में हो जाएगा। बट कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्पेशल एडजस्टमेंट देता है, तो अब आपको स्पेशल एडजस्टमेंट पर थोड़ा सा चर्चा करना होगा। ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स वगैरह आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे इनको प्रॉपरली एडजस्ट करना, सो दैट आप सही वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट कर सको ऑन द डेट ऑफ फायर। हम लोग जब स्टॉक कैलकुलेट करते हैं ऑन द डेट ऑफ फायर, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें कैलकुलेट करना है गोडाउन में कितना स्टॉक एग्जिस्ट करता था, यानी फिजिकल स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर। फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको बोला कुछ हमने गुड्स परचेज किया था और रिसीव कर लिया था बिफोर द डेट ऑफ फायर, बट उसको अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया गया था। गुड्स परचेज हो गया था, रिसीव भी हो गया था, बट अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। अगर गुड्स रिसीव हो गया था तो वो गुड्स गोडाउन में होगा। अगर वो गुड्स गोडाउन में होगा तो मुझे उसे परचेज में इंक्लूड कर लेना चाहिए ताकि मैं क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू ले सकूं। अगर आप परचेज में नहीं इंक्लूड करोगे, माल का परचेजेस नहीं दिखाओगे, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अगर आपने गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स आपको रिसीव हो गया, वो आपके गोडाउन में था जिस दिन आग लगी, तो आप इस आइटम को ऐड कर दीजिएगा अपने परचेजेस से। जैसे ही आप परचेज में ऐड करोगे और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे, आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो गुड्स इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा, गुड्स आपने परचेज किया, रिकॉर्ड भी कर लिया, बट ये गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ था टिल द डेट ऑफ फायर, यानी हो सकता है ये गुड्स ट्रांजिट में हो। तो आपने परचेज कर लिया, आपके परचेजेस में रिकॉर्ड भी कर लिया, बट आपको गुड्स रिसीव नहीं हुआ था। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ था तो वो मेरे फिजिकल स्टॉक में नहीं होगा ऑन द डेट ऑफ फायर, वो मेरे गोडाउन में नहीं होगा ऑन द डेट ऑफ फायर, क्योंकि वो गुड्स गोडाउन में था ही नहीं। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे इसको परचेजेस से लेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप परचेजेस से हटाओगे, अब आपका क्लोजिंग स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा और उसमें ये गुड्स इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता था ऑन द डेट ऑफ फायर इन दी गोडाउन। कुछ गुड्स आपने बेच दिया, डिलीवर भी कर दिया, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आपने गुड्स बेच दिया, डिलीवरी हो चुकी है, तो ऑन द डेट ऑफ फायर वो गोडाउन में नहीं था, क्योंकि आपने उसको बेच दिया है तो आपको उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा टू सेल्स एंड सेल्स रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे आपका क्लोजिंग स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स रिकॉर्ड कर लिया बट गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था, यानी गुड्स हमारे गोडाउन में ही पड़ा था। अगर गुड्स गोडाउन में पड़ा था तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आना चाहिए ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक के अगर अंदर लेना है तो मेरे को उसको सेल से हटाना पड़ेगा। तो जो सेल्स मैंने रिकॉर्ड कर ली बट गुड्स डिलीवर नहीं किया था, मैं उसको सेल से हटा दूंगा, क्योंकि माल डिलीवर नहीं होता तो माल गोडाउन में पड़ा था। माल गोडाउन में पड़ा है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेना पड़ेगा। उसको अगर लेना है तो आपको सेल से उसको हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल से हटाओगे यानी माल बिका नहीं, माल बिका नहीं तो वो अपने आप आपके क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
तो गुड्स परचेज कर लिया, रिसीव कर लिया बट रिकॉर्ड नहीं किया, परचेजेस से ऐड कर दो। गुड्स परचेज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया बट अभी तक गुड्स आया ही नहीं, परचेज से लेस कर दो। गुड्स बेच दिया, कस्टमर को भेज दिया, रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स में रिकॉर्ड कर लो। गुड्स बेच दिया बट अभी तक भेजा ही नहीं कस्टमर को, तो सेल्स से हटा दो। अगर गुड्स भेजा नहीं तो गुड्स गोडाउन में है, गोडाउन में है तो मेरे को उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेना पड़ेगा, इसीलिए आप सेल से हटाइए, अपने आप वो क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसके बाद अगर गुड्स आपने अप्रूवल में भेज रखा है कस्टमर को अप्रूवल में भेज रखा है बट कस्टमर ने अभी तक अप्रूव नहीं किया था, ध्यान रखिएगा गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, वो अभी तक अप्रूव नहीं किया है, मतलब सेल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला ऑल्टरनेटिव हमने बोला है कि इसको इग्नोर कर दीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब कुछ करने का दरकार नहीं है। क्यों कुछ करने का दरकार नहीं है? सर गुड्स कस्टमर के पास है, मतलब हमारे गोडाउन में नहीं दिख रहा है। हमारे गोडाउन में अगर नहीं दिख रहा है और अगर वो सेल्स बोल के रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको सेल्स में रिकॉर्डेड रहने दीजिए। अगर वो सेल्स में रिकॉर्डेड रहेगा मतलब माल हमारे यहां से चला गया, माल हमारे यहां से चला गया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अपने आप कम आएगा। तो कुछ गुड्स अगर आपने कस्टमर को भेज रखा है ऑन अप्रूवल बेसिस, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ बट सेल्स में रिकॉर्डेड है, तो आपको सेल्स में रिकॉर्डेड रहने दीजिए, क्योंकि अगर सेल्स में रिकॉर्डेड है मतलब माल मेरे गोडाउन में नहीं है, एंड रियल में वो माल मेरे गोडाउन में नहीं है, वो तो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आना नहीं चाहिए। तो आप सबसे पहला काम कर सकते हो, इसको इग्नोर कर दीजिए, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स एंड गुड्स आर विद कस्टमर एंड नॉट इन दी गोडाउन। दूसरा, कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर बट ये तो गलत हुआ ना, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो अभी तक सेल्स नहीं है, तो आप सेल्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? मेरे बच्चे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में स्टेक होल्डर को देने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए बना रहा हूं मेरे पास गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कीजिए, जैसे फाइनल अकाउंट्स में सीखा था। अगर गुड्स अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो उसको सेल से माइनस कर दीजिए कि सर मैंने माल बेचा तो था बट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, सेल से लेस कर दीजिए। बट ध्यान रखिएगा, इसको क्लोजिंग स्टॉक में मत दिखाइएगा, इसको अलग से दिखाइएगा गुड्स विद कस्टमर। ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मेरे गोडाउन में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये माल जला भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सेल से हटाऊंगा और इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अलग से दिखाऊंगा गुड्स विद कस्टमर। जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अलग से दिखाऊंगा तो मैं इसको कॉस्ट पे दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी गुड्स है, जो भी मेरा स्टॉक है, वो मेरे कॉस्ट में दिखना चाहिए बुक्स में। तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा ऑल्टरनेटिव, मैं इसको डिडक्ट कर दूंगा सेल से क्योंकि अभी तक माल बिका नहीं है, और इसको अलग से क्रेडिट साइड में शो कर दूंगा एट कॉस्ट एज गुड्स लाइंग विद कस्टमर, गुड्स लाइंग विद कस्टमर। ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनको एकदम अकाउंटिंग में परफेक्शन चाहिए कि सर नहीं, सेल्स इतना ज्यादा क्यों दिखेगा, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो सेल्स को कम कीजिए। ये वो बच्चे करेंगे जो समझते हैं कि सर हमें तो ये निकालना है ना, स्टॉक गोडाउन में कितना था, ये स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं है, तो कस्टमर के पास है, तो छोड़िए ना सर, सेल्स में इंक्लूडेड है तो रहने दीजिए, हमारे गोडाउन में ये स्टॉक नहीं है। तो दोनों आप यूज कर सकते हो। ये तरीका है, आप दिमाग लगा के कर रहे हो कि आपको पता है कि मेरे को ये निकालना है कि गोडाउन में उस दिन कितना स्टॉक था और ये स्टॉक गोडाउन में उस दिन था नहीं। और ये आप तब यूज कीजिएगा जब आपको ऐसा है कि नहीं सर, अकाउंटिंग एकदम सही होनी चाहिए, तो जब अप्रूव नहीं किया तो सेल से माइनस कीजिए, बट अलग से क्रेडिट साइड में दिखाइए गुड्स विद कस्टमर, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए बिकॉज ये गोडाउन में एग्जिस्ट नहीं करता था। सेल से जब हटाओगे सेलिंग प्राइस पे, जब गुड्स विद कस्टमर दिखाओगे कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि सारे गुड्स कॉस्ट प्राइस पे दिख रहे हैं, तो ये वाला माल भी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्लो मूविंग या अबनॉर्मल गुड्स। स्लो मूविंग या अबनॉर्मल गुड्स, कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि जो एंटिटी का स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर कुछ स्लो मूविंग या अबनॉर्मल आइटम्स है। स्लो मूविंग या अबनॉर्मल आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स जिनको एंटिटी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच पा रहा है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि ये आइटम्स पुराने हो गए हैं, इन आइटम्स का उतना डिमांड नहीं है, तो एंटिटी को जनरली थोड़ा सा डिस्काउंट देके थोड़ा सा कम प्राइस लेकर ये माल बेचना पड़ता है। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम सेल्स पे एक जीपी परसेंटेज मारते हैं, जीपी निकालते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। बट अब अगर सेल्स में कुछ ऐसे आइटम है जिनको हमने नॉर्मल सेल्स मार्जिन में या नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन में नहीं बेचा है, थोड़ा सस्ता में बेचा है, तो जब आप सेल्स के ऊपर जीपी परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप पूरी सेल्स पर नॉर्मल जीपी मार्जिन मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि कुछ सेल्स तो नॉर्मल जीपी मार्जिन पे हुआ है बट कुछ सेल्स ऐसा भी है जो थोड़ा कम दाम में या डिस्काउंट में आपको कस्टमर को देना पड़ा है।
तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ये स्लो मूविंग आइटम ऑफ नॉर्मल गुड्स का डिटेल होगा, हम क्या करेंगे, जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम दो कॉलम बना लेंगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक अबनॉर्मल गुड्स। जितना भी मेरा नॉर्मल गुड्स है, जो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे बिक रहा है, मैं वो सारा नॉर्मल गुड्स के कॉलम के अंदर दिखाऊंगा, और जितना भी मेरा अबनॉर्मल गुड्स का डिटेल दिया हुआ रहेगा, मैं अबनॉर्मल गुड्स के कॉलम के अंदर दिखाऊंगा, ताकि मैं सही से अपना जीपी मार्जिन या जीपी कैलकुलेट करके क्लोजिंग स्टॉक का सही वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। तो जब भी मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, मैं दो कॉलम में बनाऊंगा, नॉर्मल गुड्स का कॉलम, अब नॉर्मल गुड्स का कॉलम। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में करंट ईयर की डिटेल दी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स वगैरह की, उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसमें नॉर्मल गुड्स कितना है और अब नॉर्मल गुड्स कितना है। अगर क्वेश्चन में जीपी मार्जिन नहीं दी हुई है और आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी मार्जिन निकाल रहे हो, ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट ईयर के स्टॉक में कुछ ऐसा अबनॉर्मल गुड्स इंक्लूडेड था तो उसको हटा के जो नॉर्मल गुड्स है उसी का जीपी मार्जिन निकालिएगा, क्योंकि अबनॉर्मल गुड्स किस भाव में बिकेगा किसी को पता नहीं है। हो सकता है 10% डिस्काउंट में बेचना पड़े, 20 में बेचना पड़े, 30 में बेचना पड़े। तो अबनॉर्मल गुड्स का हम लोग जीपी मार्जिन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग जीपी मार्जिन कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल गुड्स का, हम लोग जीपी मार्जिन कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल गुड्स का। तो जब हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम उसमें सिर्फ नॉर्मल गुड्स के फिगर लेंगे, ताकि नॉर्मल गुड्स का सही सही जीपी मार्जिन आ जाए। करेंट ईयर का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसमें दो कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल गुड्स, अब नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स को नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स वगैरह दिखा के जीपी निकाल के क्लोजिंग स्टॉक, और अब नॉर्मल गुड्स में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स वगैरह दिखाएंगे, जितना माल बिक गया उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद बाकी उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। बट वहां पे जब हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, हम जीपी मार्जिन यूज नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, कितना माल कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो हम यूज करके काम करेंगे। ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है जब नॉर्मल एंड अबनॉर्मल गुड्स की अलग अलग डिटेल दी हुई है। तो मैंने क्या लिखा है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का बनाओगे, टू कंप्यूट जीपी परसेंटेज ओनली टेक नॉर्मल गुड्स, दैट इज अबनॉर्मल गुड्स शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब नॉर्मल गुड्स हटा दीजिए हर जगह से, ताकि नॉर्मल गुड्स का सही सही जीपी निकाल सके। मेमो ट्रेडिंग अकाउंट विल हैव टू कॉलम्स, एक नॉर्मल गुड्स का कॉलम, एक अबनॉर्मल गुड्स का कॉलम। इसके बाद क्या बोला, वाइल कैलकुलेटिंग लॉस इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल गुड्स इज गिवन देन टेक दैट। कभी कभी बोलता है आपने निकाला अब नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी आपको बोलता है जो अब नॉर्मल गुड्स है उसका कॉस्ट तो 5,000 है बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 3,000 ही है। तो जब आप लॉस कैलकुलेट करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे, तो 3,000 को ही इंक्लूड करके लेना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से ही वो वैल्यू डिस्कस होके हमने ली है। क्वेश्चन में वही वैल्यू दिया हुआ है जितना इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करेगी। तो जब लॉस कैलकुलेट करोगे तो वो रियलाइजेबल वैल्यू लेना अब नॉर्मल गुड्स का, नॉर्मल गुड्स कॉस्ट भी आ जाएगा। अब नॉर्मल गुड्स का अगर कोई रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है तो वो रियलाइजेबल वैल्यू लेके हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। ध्यान ये रखिएगा, जब भी नॉर्मल गुड्स बनाए, अब नॉर्मल गुड्स बनाए, हमेशा कॉस्ट पर बनाइएगा। नॉर्मल कॉस्ट पे अगर उन्होंने कोई राइट डाउन वगैरह दे भी रखा है कि लास्ट ईयर में हमने 500 राइट डाउन कर दिया था, 600 राइट डाउन कर दिया था, 1000 राइट डाउन कर दिया था, तो लास्ट ईयर वाला ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। जब करंट ईयर का आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो नॉर्मल गुड्स भी कॉस्ट पे, अब नॉर्मल गुड्स भी कॉस्ट पे, ताकि हमारा कैलकुलेशन एकदम सिंपल रहे, हमारा कैलकुलेशन एकदम सिंपल रहे। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर, कुछ ऐसे गुड्स है हमारे स्टॉक में जो हम नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बेच पा रहे हैं, जिसको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देकर बेचना पड़ा। तो आप जब जीपी मार्जिन सेल्स पर कैलकुलेट करोगे तो सारी सेल्स पर एक ही जीपी मार्जिन मल्टीप्लाई करने से गलती हो जाएगा। आपको अलग करना होगा, नॉर्मल गुड्स कितना, अब नॉर्मल गुड्स कितना। नॉर्मल गुड्स पे नॉर्मल जीपी मार्जिन मारेंगे, अब नॉर्मल गुड्स पे क्वेश्चन जैसा बोलेगा उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट होंगे। ये हमने कवर कर लिया सबसे पहला पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो हमारे तीन स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो, गोडाउन में कितना था ऑन दी डेट ऑफ फायर। इसके लिए जीपी मार्जिन लगेगा, दिया हुआ है तो बेस्ट है, नहीं तो एक वर्किंग नोट बना लेना, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। फिर सेकंड स्टेप पे हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे क्लेम। क्लेम कैलकुलेट करते समय चेक करेंगे हमारा स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड था या अंडर इंश्योर्ड था। फुल्ली इंश्योर्ड था तो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, अंडर इंश्योरेंस था तो एवरेज लॉस। यहां तक क्लियर है। अब क्योंकि हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जामिनेशन में दिया था मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट हमारा पूरा डिस्कशन कंक्रीट हो जाए और फिर हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में बढ़ सके। एक क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन से,
इंस्टीट्यूट का पेपर जून 25 वाला, उसमें क्वेश्चन आया था 3A ऑन लॉस ऑफ स्टॉक। जून 25 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3A आया था, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन 3A, जून 2025 PYQ, जून 2025 PYQ। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये दिसंबर का पेपर है, दिसंबर के पेपर के बाद आपको मिल जाएगा जून का पेपर, जून का पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A, ये लीजिए। ऑन 30th March, फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेजर्स राजेश एंड कंपनी। आग लगी। The concern has taken an insurance policy of 1,20,000 subject to average clause। Subject to average clause मतलब average clause है, अगर अंडर इंश्योरेंस हुआ तो उसको लगा लेना, और अगर अंडर इंश्योरेंस नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1st January to 30 March। 30 मार्च को आग लगा, तो 1 जनवरी से 30 मार्च का डिटेल दिया हुआ है, बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक का। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 24, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस दिया हुआ है, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी का परचेज तो हम हटा देंगे क्योंकि हमको स्टॉक का वैल्यू निकालना है। सेल्स दिया, वेजेस दिया हुआ है इंक्लूडिंग 6000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये भी हम हटा देंगे। सेल्स इंक्लूडिंग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 99,000, इसमें इंक्लूड गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल भी इंक्लूडेड है 550। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड सोल्ड। 2/3 का अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया, 1/3 वो अप्रूव कर लिया है, बट 2/3 का अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो हम चाहे तो दो काम कर सकते हैं, या तो इसको इग्नोर कर दो, अप्रूवल आया या नहीं आया, माल तो कस्टमर के पास है ना, सेल्स में रहने दो, या फिर उसको सेल्स से हटा के अलग से दिखा दो, जो तुम बोलोगे वो कर लेना। एवरेज रेट ऑफ जीपी 20% ऑन सेल, जीपी मार्जिन दे दिया है, हमारा काम आसान हो गया। वैल्यू ऑफ सैल्वेज गुड 24,600। मेरे को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम निकालना है। आइए आंसर टू क्वेश्चन 3A में लिखना शुरू करूं। मैं सबसे पहला स्टेप 1 एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है फ्रॉम 1st जनवरी टू 30th मार्च, फ्रॉम 1st जनवरी टू 30th मार्च। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको आता है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आपको करना है, आप बच्चे नहीं हो। हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 191,200, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने ऐसे का ऐसे ही फिगर लिख दिया। टू परचेजेस, अब परचेजेस मुझे दिया हुआ है 340, इसके अंदर मैं लेस करूंगा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000, क्योंकि मुझे स्टॉक का काम करना है, तो मशीनरी गलती से इंक्लूड हो गया, उसको हटाइए 280। फिर मुझे वेजेस दिया हुआ है 1 लाख, टू वेजेस 1 लाख, इसके अंदर 6,000 का वेजेस है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, 6,000 हटा देता हूं, 94,000। नेक्स्ट मुझे सेल्स दिया हुआ है 5,50,000 बाई सेल्स, 5,50,000। अब आप चाहे तो इसको 550 रहने दीजिए, सेल्स ऑन अप्रूवल का कोई अलग से एडजस्टमेंट मत कीजिए, बट अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मैं एडजस्टमेंट करूंगा, तो देखो मैं एडजस्टमेंट दिखा देता हूं। 550 लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पेंडिंग इंटीमेशन, जिसका अभी तक इंटीमेशन नहीं आया, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पेंडिंग इंटीमेशन 99,000 का 2/3, 2/3 का अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं है, मतलब वो सेल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 99,000 इंटू 2/3 66,000 हटा देता हूं। अगर मैं 550 से 66,000 हटा दूं, 550 से 66,000 हटा दूं, तो बचा 4,84,000, 484। ये मैंने हटा तो दिया है, बट ये मेरे को अलग से दिखाना पड़ेगा। बाई गुड्स विद कस्टमर, गुड्स विद कस्टमर, ये जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है 66,000 सेलिंग प्राइस है, जिसके अंदर प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, तो -20% ऑन सेल्स,
तो 66,000 माइनस 20% कर दिया तो इसका कॉस्ट आ गया 52,800। 52,800 क्योंकि मार्जिन सेल्स का दिया हुआ था तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया। अब मैं सेल्स के ऊपर जीपी कैलकुलेट करूंगा। 20% ऑफ 484, 20% ऑफ 484, 20% ऑफ 484, 484 का 20%, ये आ गया 96,800। तो अब मेरा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक जो गोडाउन में था ऑन द डेट ऑफ फायर। अब मेरा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक जो गोडाउन में था ऑन द डेट ऑफ फायर। 191,200 प्लस 280 प्लस 94,000 प्लस 96,800 माइनस 484 माइनस 52,800, ये आ गया 1,25,200। 1,25,200, ये आ गया 1,25,200 मेरा क्लोजिंग स्टॉक। डन। अब स्टेप नंबर 2 में मैं लॉस कैलकुलेट करूंगा। लॉस, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 1,25,200। इससे माइनस करूंगा सैल्वेज स्टॉक या सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 24,600। 24,600 हम यही अज्यूम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया तो हम अपने लॉस को कम कर लेंगे, उतना लॉस को कम कर लेंगे। 1,06,000 ये मेरा हो गया नेट लॉस। अब मैं क्लेम कैलकुलेट करूंगा। स्टेप नंबर 3 क्लेम। सबसे पहले मैं चेक करूंगा पॉलिसी वैल्यू मैंने कितने की ले रखी है। पॉलिसी वैल्यू मैंने पॉलिसी वैल्यू ले रखी थी 1,20,000 की। ठीक है, मेरे पास स्टॉक कितने का था? स्टॉक मेरे पास था 1,25,200 का। अब स्टॉक 1,25,000 का है, पॉलिसी 1,20 की ले रखी है। एज पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक, मेरा स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, मैंने कम इंश्योरेंस करवा के रखी है। स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, so average clause will be applicable, so average clause will be applicable, मुझे average clause अप्लाई करना पड़ेगा। सर मान लो मेरा पॉलिसी वैल्यू ज्यादा होता तो ये एवरेज क्लॉज नहीं लगता। अब मेरा क्लेम हो जाएगा लॉस यानी 1,06,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू यानी 1,20,000 डिवाइडेड बाई स्टॉक वैल्यू यानी 1,25,200। 1,25,200 तो मेरा आ गया लॉस का वैल्यू 96,422। मेरा क्लेम का वैल्यू आ गया 96,422। मेरा जितना पोर्शन ऑफ एसेट इंश्योर्ड है, मेरे को लॉस का भी उतना ही प्रोपोर्शन क्लेम मिलेगा। मुझे पूरे लॉस का क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अंडर इंश्योरेंस करवा के रखी है। तो जितना प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड है उतना ही लॉस का प्रोपोर्शन आपको क्लेम के रूप में दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए अच्छी तरीके से हमने सब सीखा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट देखा, लॉस कैलकुलेट किया, क्लेम कैलकुलेट किया। एक क्वेश्चन करने से बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आपकी रेडी हो गई। अब आपको क्या करना चाहिए पता है? एक क्वेश्चन और बनाओ। कौन सा? जिसमें नॉर्मल गुड्स अब नॉर्मल गुड्स है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ सिर्फ नॉर्मल गुड्स का, अब नॉर्मल गुड्स वहां से हटा दो। जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ एक नॉर्मल गुड्स एक नॉर्मल गुड्स का कॉलम, ताकि आप दोनों को अलग अलग कर सको। एक क्वेश्चन वो बना लो, देखो आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन करा दिया, एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपका काम कंप्लीट है। 2 मिनट चेक कर लो प्लीज। चलिए अब यहां तक क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। लॉस ऑफ स्टॉक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में इंटर करेंगे विच इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो फिर क्वेश्चन बनाना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हम पहले अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्या है, पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं ताकि आपको याद आ जाए कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर लेते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हमारे गोडाउन में या हमारे बिजनेस प्रेमाइसेस में फायर लगी 1 मई 2025 को।
ये फायर लगने के बाद इमीडिएटली हमारा बिजनेस में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है। जो हमारे स्टॉक का, मशीन का नुकसान हुआ वो तो होता ही है। इसके बाद बिजनेस को वापस रीऑर्गेनाइज करके सही पटरी पर लाके नॉर्मली कंटिन्यू करने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उस फायर का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कितना है। तो क्या होता है जब हमारे बिजनेस में कोई अनसर्टेन इवेंट होता है लाइक फायर, फायर के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हमारे बिजनेस में डिस्टर्बेंसेस रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड। एंड डिस्टर्बेंसेस या डिसलोकेशन होने के कारण जो हम लोग नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करके प्रॉफिट कमा पा रहे थे, अब वो प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि वो प्रॉफिट हम नहीं कमा पाते तो हमारे बिजनेस में हमें नुकसान होता है, लॉस होता है ऑफ प्रॉफिट। और इसी लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर करने के लिए, इसी लॉस ऑफ प्रॉफिट से हमें बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको हम लोग कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं, बिकॉज ये लॉस फायर के कारण नहीं हो रहा है, फायर के कंसीक्वेंसेस के कारण जो बिजनेस में डिस्टर्बेंसेस हुई उसके कारण हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो अगर हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हमें लॉस और क्लेम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा उस डिस्टर्बेंस पीरियड में, उस डिसलोकेशन पीरियड में जब हमारे धंधे में कामकाज सही से नहीं चल रहा था, तो हमारे कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ। वो प्रॉफिट का नुकसान कैलकुलेट करने के बाद उसके बेसिस पे हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जब भी आप ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की बात करते हो, आप चाहो तो इंश्योरेंस कंपनी से एक सेपरेट पॉलिसी ले सकते हो फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप चाहो तो जो आपका मेन पॉलिसी है, जो एसेट को इंश्योर करवा रहा है, उसी के अंदर एक क्लॉज ऐड कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई घटना होता है, जो एसेट वगैरह का नुकसान होता है, उसके लिए तो आप भुगतान करेंगे ही, साथ ही साथ जो डिसलोकेशन होने के कारण, डिस्टर्बेंसेस होने के कारण हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का नुकसान होगा, उसके लिए भी आप हमें इंडेमनीफाई कीजिएगा। तो ये एक सेपरेट पॉलिसी की तरह लिया जा सकता है। आप चाहो तो इसको मेन पॉलिसी में भी इंक्लूड कर सकते हो एज अ क्लॉज। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ है उसको कैलकुलेट करेगी एंड उसके बेसिस पे आपको क्लेम दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको क्लेम दिया जाएगा। जब भी आप लेते हो ये पॉलिसी, आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कितने पीरियड के लिए आप चाहते हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करे, जिसे हम इंडेमनिफिकेशन पीरियड बोलते हैं। इंडेमनिफिकेशन पीरियड आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने कुछ भी ले सकते हो, जनरली नॉट मोर देन 12 मंथ्स और 1 ईयर। मान लीजिए आपने इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का कवर करवा रखा है। अब अगर डिसलोकेशन पीरियड 6 महीना या उससे कम होता है, तो जितना डिसलोकेशन पीरियड में नुकसान हुआ उसका आपको क्लेम मिल जाएगा। बट मान लीजिए डिसलोकेशन 6 महीने से ज्यादा का होता है, 7 महीने, 8 महीने डिस्टर्बेंसेस रहती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 6 महीने के लिए इंडेमनीफाई करेगी, जो आपका इंडेमनिफिकेशन पीरियड था। तो जब भी आप इसका लॉस कैलकुलेट करोगे, क्लेम मांगने जाओगे, हम लोग चेक करेंगे हमारा इंडेमनिफिकेशन पीरियड पॉलिसी में कितना है, हमारा डिसलोकेशन कितना पीरियड का हुआ है। उन दोनों में विच एवर इज लोअर जो पीरियड है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें भुगतान करेगी। हम सारे कैलकुलेशन उसी पीरियड के बेसिस पे करेंगे। अगर डिसलोकेशन पीरियड 3 महीना है, इंडेमनिफिकेशन पीरियड 6 महीना है, तो सारा कैलकुलेशन हम 3 महीने में करेंगे, 3 महीने में हमारा कितना नुकसान हुआ। अगर इंडेमनिफिकेशन पीरियड 6 महीना है, डिसलोकेशन 8 महीना है, हम सारा कैलकुलेशन 6 महीने पर करेंगे, उस 6 महीने में कितना नुकसान हुआ उसी का इंश्योरेंस कंपनी हमें भुगतान करेगी। अब ये पूरा लॉस और क्लेम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। सेकंड स्टेप होता है एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर। तीसरा स्टेप होता है कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड चौथा स्टेप होता है कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। टोटल 4 स्टेप में हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, सेकंड हम करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन, फिर इन दोनों को ऐड करके हमारा लॉस आएगा और उस लॉस के बेसिस पे हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे। तो 4 स्टेप में हमें टोटल काम करना है। सबसे पहला स्टेप लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स।
अब लॉस ऑन जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक हमें चाहिए शॉर्ट सेल्स और एक हमें चाहिए जीपी परसेंटेज। तो मुझे दो चीज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शॉर्ट सेल्स और जीपी परसेंटेज। शॉर्ट सेल्स का मतलब जो डिसलोकेशन पीरियड आपका है, जिस समय आपका बिजनेस नॉर्मल चल नहीं पाया था, तो उस समय आपके बिजनेस में सेल्स कम हुआ होगा, कितना सेल्स कम हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स तो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि इस डिसलोकेशन पीरियड के दौरान कितना सेल्स हो सकता था, और उससे हम लोग जो एक्चुअल सेल्स हुआ है इस डिसलोकेशन पीरियड में उसको कंपेयर करेंगे तो हमारा शॉर्ट सेल्स आ जाएगा। क्वेश्चन अराइजेस, सर हम ये एस्टिमेट कैसे करें कि उस डिसलोकेशन पीरियड में हमारा कितना सेल्स हो सकता था? तो बोला जाता है कि आप देखिए उस पीरियड में, उसी डिसलोकेशन पीरियड में लास्ट ईयर कितना सेल्स हुआ था। मान लीजिए आपका डिसलोकेशन हुआ 1 मई से और डिसलोकेशन चला 31 अगस्त तक, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का डिसलोकेशन था। तो आप लास्ट ईयर देखिए इन 4 महीने में क्या सेल्स हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर, सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो सेल्स हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। ये स्टैंडर्ड टर्नओवर जो लास्ट ईयर आपने कमाया था, नॉर्मली उतने के हिसाब से ही आप करंट ईयर में भी सेल्स करने वाले थे। हाँ, हो सकता है कुछ कम बेसी करंट ईयर में हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड, बट वो सब इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन में बताया हुआ होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि हमारा बिजनेस में अपवर्ड ट्रेंड नोटिस किया गया है 10% का। अपवर्ड ट्रेंड नोटिस किया गया है मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारा सेल्स 10% से बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा लास्ट ईयर 1 मई से 31 अगस्त में क्या सेल हुआ था, उसको 10% से इंक्रीज करूंगा तो आ जाएगा इस साल 1 मई से 31 अगस्त तक क्या सेल होना चाहिए था। उससे मैं कंपेयर करूंगा इस साल एक्चुअल सेल्स उस पीरियड का कितना हुआ है, तो मेरा निकल जाएगा शॉर्ट सेल्स, मेरा निकल जाएगा शॉर्ट सेल्स। तो हम लोग शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लेते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या हुआ, सेम पीरियड इन लास्ट ईयर में सेल्स कितना था, क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन देगा, उसमें हम ट्रेंड एडजस्टमेंट करते हैं। करंट ईयर में सेल्स बढ़ने वाला था, गिरने वाला था, क्या होने वाला था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो ट्रेंड हम एडजस्ट करते हैं। अगर बढ़ने वाला था तो हम लोग सेल्स को इंक्रीज करेंगे, गिरने वाला था तो सेल्स को डिक्रीज करेंगे। ये आ जाएगा मेरा एस्टिमेटेड सेल जो मेरा होना चाहिए था उस पीरियड में, माइनस उस पीरियड का एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल टर्नओवर, तो हमारा निकल जाता है शॉर्ट सेल्स, हमारा निकल जाता है शॉर्ट सेल्स। मान लीजिए लास्ट ईयर उस पीरियड में 1 लाख रुपए का सेल हुआ था, हम करंट ईयर में सोच रहे थे 10% का एक्स्ट्रा सेल्स होना चाहिए, 10% अपवर्ड ट्रेंड है बिजनेस में, तो 1 लाख के ऊपर 10%, 1,10,000 का सेल होना चाहिए था। हमारा डिसलोकेशन के कारण सेल सिर्फ 30,000 रुपए का हुआ, तो 1,10,000 का होना चाहिए था, सेल सिर्फ 30,000 का हुआ, तो 80,000 रुपए का शॉर्ट सेल्स हो गया, 80,000 रुपए का शॉर्ट सेल्स हो गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा शॉर्ट सेल्स क्या हुआ बिकॉज ऑफ डिसलोकेशन ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। फिर हमें चाहिए जीपी परसेंटेज। ध्यान रखना यहां पर जीपी परसेंटेज नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं निकलेगा जो हम नॉर्मली निकालते हैं, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहां जीपी परसेंटेज का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। जीपी ऑफ द लास्ट ईयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर ये कैसा फॉर्मूला है, क्लास में बताया था। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप करोगे तो आपका जीपी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करोगे तो जीपी परसेंटेज आ जाएगा। यहां पे हम लोग जीपी बाय सेल्स नहीं लेते हैं, यहां पे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन बताएगा कितने स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमने इंश्योरेंस में कवर कर रखे हैं, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये लास्ट ईयर के डेटा पे निकलेगा तो ये लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज है। अगर क्वेश्चन में आपको बोले करंट ईयर में जीपी बढ़ रहा है या गिर रहा है तो वो प्लस माइनस एडजस्ट करके हम करंट ईयर का जीपी कैलकुलेट कर लेंगे, और कुछ नहीं बोला तो जो लास्ट ईयर का जीपी है उसी को हम करंट ईयर का जीपी मान के शॉर्ट सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, हमारा आ जाएगा जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। तो पहले मैंने कैलकुलेट किया शॉर्ट सेल्स, फिर मैंने निकाला जीपी परसेंटेज, जीपी मार्जिन हो गया नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। ये मेरा पहला नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ डिसलोकेशन, सेल गिरी, सेल गिरने के कारण मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी कम हुआ। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का मेरा नुकसान हुआ मैं इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम मांगूंगा, इसका क्लेम मांगूंगा। दूसरा,
इस समय धंधे को चलाने के लिए हो सकता है कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़े, कोई नई जगह भाड़े पर लेनी पड़े, कुछ नए आदमियों को रिक्रूट करना पड़े, कोई नया लोन वगैरह लेना पड़े जिस पर इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह पेमेंट करना पड़ सकता है। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर भी लग सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड टू कंटिन्यू द बिजनेस। ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर लग रहे हैं ये भी एक तरह से मेरा नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फायर। ये जो नुकसान हो रहा है इसका क्लेम भी हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, बट जितना आपका टोटल एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है एडिशनल एक्सपेंडिचर का हम क्लेम देंगे लोअर ऑफ दी थ्री अमाउंट्स, लोअर ऑफ दी थ्री अमाउंट्स। हम लोग तीन कैलकुलेशंस करेंगे, तीनों में विच एवर इज लोअर जो निकलेगा उतना ही क्लेम आपको दिया जाएगा एडिशनल एक्सपेंडिचर का। सबसे पहला जो आपका एक्चुअल में एडिशनल एक्सपेंडिचर लगा है वो देखिए, आपका कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर लगा है ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। आप सबसे पहले वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर चेक कीजिए। दूसरा, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर। अगर आपने ये खर्चा किया है तो इसके कारण आपने अपना धंधा कंटिन्यू किया, धंधा कंटिन्यू किया तो कुछ सेल हुआ होगा, जितना सेल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर उसका जीपी कैलकुलेट करो, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। जीपी मार्जिन हमारे पास है, हम कैलकुलेट करेंगे कि इस एडिशनल एक्सपेंडिचर के कारण हम कितना एक्स्ट्रा सेल कर पाए। क्वेश्चन बोल देता है हमारा सेल इस समय 30,000 का हुआ, अगर ये खर्चा नहीं करते तो सेल सिर्फ 10,000 का होता, सेल सिर्फ 10,000 का होता बिना खर्चा किए, खर्चा करने के कारण सेल 30,000 का हो गया तो 20,000 का एडिशनल सेल है। इस एडिशनल सेल पे जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो हो गया जीपी ऑन एडिशनल सेल ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले बोला आप चेक करो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, फिर बोला इस खर्चे के कारण जो आपका सेल्स इंप्रूव हुआ है उस सेल्स के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है। सर मान लो क्वेश्चन में नहीं बताया है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर के कारण सेल कितना हुआ, तो फिर हम बोलते हैं जो भी एक्चुअल सेल्स हुआ है ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड वो इसीलिए हो पाया क्योंकि एडिशनल एक्सपेंडिचर हमने किया। तो जो एक्चुअल टर्नओवर है डिसलोकेशन पीरियड का उसी को हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय करते हैं जीपी परसेंटेज, तो निकल जाता है जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आ गया एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसके बाद आ गया जीपी ऑन एडिशनल सेल ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर। ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला दिया गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ऑटो होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। या फिर इंस्टीट्यूट अपनी नई मैट में ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में यूज किया है, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंस्टीट्यूट ने अपनी नई मटेरियल में सारे जगह यही फॉर्मूला यूज किया है, तो अगर आप एग्जाम में चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। पास्ट एग्जाम के आंसर देखोगे तो सारे में इंस्टीट्यूट ने ये यूज किया है, बट नई मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने दी है उसमें इंस्टीट्यूट ने ये भी कर रखा है। सेकंड वाला थोड़ा यूज करना इजी होता है क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहता है। फर्स्ट वाले में आपको जीपी ऑन ऑटो निकालना पड़ता है। वैसे जीपी ऑन ऑटो आपको ऐसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जब आप क्लेम कैलकुलेट करोगे तो आपको अंडर इंश्योरेंस चेक करना पड़ेगा जिसके लिए जीपी ऑन ऑटो चाहिए, तो आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। पास्ट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने सारे आंसर्स में ये यूज कर रखा है पहला वाला, नई मैट में इंस्टीट्यूट ने ये फॉर्मूला दिया है और आंसर भी इसी फॉर्मूले के बेसिस पे उन्होंने अपने मैट में सॉल्व किए हैं। पर हमें क्या करना चाहिए, देख मेरे हिसाब से सारे एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट यही यूज कर रहा है तो हम लोग भी यही यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सिंपल बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, एंटिटी ने सिर्फ इंश्योर करवा रखा है नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस विच इज जीपी। आपको ये जो अनइंश्योर्ड चार्जेस थे इनको भी इंश्योर करवाना चाहिए था क्योंकि आपने कुछ खर्चे इंश्योर करवाए और कुछ खर्चे इंश्योर नहीं करवाए, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हम भी आपको सारे खर्चे का भुगतान नहीं करेंगे, उस खर्चे का ही भुगतान करेंगे जितना प्रोपोर्शनेट आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। इसीलिए एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो, जीपी इंक्लूड्स नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी ये इंक्लूडिंग दिस अनइंश्योर्ड चार्जेस। आपने इंश्योरेंस करवाई इतनी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस प्रोपोर्शनेट करवाई है तो आपका क्लेम भी, आपका एक्सपेंडिचर भी प्रोपोर्शनेट अलाउ होगा।
सर हम लोग ये जीपी ऑन ऑटो कैसे निकालेंगे? ऑटो निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर होता है जिस दिन आग लगी उससे एग्जैक्टली 12 महीना पहले तक का टर्नओवर। आग अगर 1 मई 2025 को लगी है तो 1 मई 2024 से लेके 30 अप्रैल 25 तक, 30 अप्रैल 25, 1 अप्रैल से जस्ट पहला, सॉरी 1 मई से जस्ट पहले वाला 12 महीना, ये 12 महीने का सेल को हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। अगर इस एनुअल टर्नओवर पे जो हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड सेल्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो ट्रेंड आप एडजस्ट कर दो तो आ जाता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा एनुअल टर्नओवर बिफोर द डेट ऑफ फायर क्या है, उस पे हम ट्रेंड प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ जाएगा। इस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर पे जीपी मार्जिन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, और ये फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर हमें अलाउ किया जाएगा। अब इन तीनों में जो लोवेस्ट होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस अलाउ करेगी, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेगी। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे के कारण जो सेल्स आया उस पे प्रॉफिट कितना कमाया, एंड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बिकॉज आपने कुछ कुछ खर्चे इंश्योर नहीं करवा के रखे हैं। इन तीनों में जो लोअर होगा उतना ही एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किया जाएगा। जीपी ऑन ऑटो कैसे निकाला? ऑटो मतलब ट्रेंड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर किसको बोलते हैं? टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। तो एनुअल टर्नओवर, इस पे अगर हम ट्रेंड एडजस्ट कर देंगे तो आ जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एनुअल टर्नओवर में कुछ करेंट ईयर का पोर्शन ऑफ सेल्स है, कुछ लास्ट ईयर का पोर्शन ऑफ सेल्स है। रूल बोलता है कि जो लास्ट ईयर का पोर्शन ऑफ सेल्स है अगर आप वो अलग कर पा रहे हो तो ट्रेंड सिर्फ लास्ट ईयर के पोर्शन पे एडजस्ट करो, क्योंकि करेंट ईयर की सेल में ट्रेंड ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा, वही इंक्रीज डिक्रीज ऑलरेडी उसमें होगा। तो आप जब भी ट्रेंड एडजस्ट करते हो एनुअल टर्नओवर के सिर्फ उसी पोर्शन में करो जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। बट हमने इंस्टीट्यूट के आंसर में देखा है वो पूरे के पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड एडजस्ट कर देते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है। तो हम लोग भी यही करेंगे, एनुअल टर्नओवर दिया रहेगा उस पे ट्रेंड एडजस्ट करेंगे, हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ जाएगा। ये दोनों अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो फिर मेरा कंप्यूटेशन ऑफ लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस में सबसे पहले जीपी ऑन शॉर्ट सेल स्टेप 1 में, फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर लोअर ऑफ द 3 स्टेप 2 में, माइनस करेंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आग लगने के बाद कुछ ऐसे खर्चे थे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिनको हम अवॉइड कर सके, जो खर्चे नहीं हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अगर ये सब खर्चा आपका नहीं हुआ तो ये सब खर्चे का आपको क्लेम नहीं मिलना चाहिए, वो आपका नुकसान ही नहीं हुआ। तो जो ऐसे स्टैंडिंग चार्जेस है, जो ऐसे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है जो आपके नहीं लगे, जिसका आपको बचत हो गया, वो हम लोग माइनस कर देंगे टोटल लॉस से, तो हमारा आ जाएगा नेट लॉस। तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो बचेगा मेरा वो लॉस हो गया। जैसे ही लॉस आ गया तो मेरा लास्ट स्टेप होता है क्लेम का कैलकुलेशन। क्लेम के कैलकुलेशन में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा नंबर 1 मेरा पॉलिसी वैल्यू क्या है, नंबर 2 मेरा जीपी ऑन ऑटो क्या है। अगर पॉलिसी वैल्यू जीपी ऑन ऑटो से ज्यादा है तो हम बोलेंगे हमारा प्रॉफिट फुल्ली इंश्योर्ड है, तो फिर हमको क्लेम मिलेगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट अगर हम देख रहे हैं मेरा पॉलिसी वैल्यू जीपी ऑन ऑटो से कम है तो मैंने कम इंश्योर करवा रखा है, अगर मैंने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है तो मुझे प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो। मुझे इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी इस प्रॉफिट की जो मेरा होने वाला था, मैंने इंश्योरेंस करवाया इसका इतना, तो अगर मैंने इंश्योरेंस प्रोपोर्शनेट कराया है तो मुझे लॉस का भी प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। जैसे हम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में कर रहे थे, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक, यहां पे लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो। यहां पे अंडर इंश्योरेंस है या नहीं वो हम चेक करते हैं, हमने कितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया था करेंट ईयर के लिए, कितनी पॉलिसी आपने ली है। अगर पॉलिसी आपने कम ली है तो ये हो गया अंडर इंश्योरेंस, अगर पॉलिसी आपने ज्यादा ले रखी है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज फुल्ली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड है तो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, अंडर इंश्योरेंस है तो हम लोग लगाएंगे एवरेज क्लॉज। ये हमारा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। टोटल 4 स्टेप होंगे, नंबर 1 जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, नंबर 2 एडिशनल एक्सपेंडिचर, नंबर 3 लॉस, नंबर 4 क्लेम, और ये यूज करके हमें क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक बार क्योंकि हमने रिवाइज कर लिया है, लेट्स डू 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन सो दैट वी कैन गेट होल्ड ऑफ द टॉपिक एंड हमारा इंश्योरेंस क्लेम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो पास्ट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। ये है आपका PYQ दिसंबर 25, PYQ दिसंबर 25।
का क्वेश्चन नंबर 6B मैं लेकर चलता हूं। दिसंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 6B, ये दिसंबर 25 का पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 6B। आइए, अ फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेजर्स ब्राइट ऑन 25 में, आग लगी। एज अ रिजल्ट सेल्स वाज एडवर्सली इफेक्टेड अप टू 30 सितंबर। 25 मई को आग लगी, तो मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना तो वो हो गया, और 25 मई से 31 मई, इतना पीरियड के लिए मेरा बिजनेस डिस्टर्ब था। The firm had taken loss of profit policy with average clause for 3.5 लाख पॉलिसी वैल्यू, हैविंग इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 5 महीना। 5 महीने का इंडेमनिटी है, बट मेरा डिसलोकेशन ही 4 महीने हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना डिसलोकेशन हुआ है। कवर्ड हमने 5 करवा के रखा है, तो हमें पूरे 4 महीने का भुगतान मिल जाएगा। There is an upward trend of 10% in sale. Firm incurred additional expenditure of 30,000 to maintain the sales. ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे बोला, there was a saving of 5,000 in the insured standing charges. Following information available. Actual turnover from 25 मई 24 टू 30 सितंबर डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स, टर्नओवर फ्रॉम 25 मई 23 टू 30 सितंबर 23, सेम पीरियड लास्ट ईयर का सेल, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, इंश्योर्ड चार्जेस लास्ट ईयर का, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर का। सुनना, इंश्योर्ड है 175, टोटल चार्जेस है 3 लाख, तो मैं बोल सकता हूं अनइंश्योर्ड चार्जेस 1,25,000, टोटल 3 लाख का स्टैंडिंग चार्जेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जिसमें 175 इंश्योर्ड है, तो 125 अनइंश्योर्ड हो गए। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर फॉर 1 ईयर फ्रॉम 25 में 23 टू 24 में 24, इसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। मेरे को बोल रहा है लॉस एंड क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए, लॉस एंड क्लेम अमाउंट। आइए करते हैं आंसर टू क्वेश्चन 6B। आंसर टू क्वेश्चन 6B, दिसंबर 25, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये लास्ट ईयर का, जब सब कुछ ठीक चल रहा था उस साल के हिसाब से निकालेंगे। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था 2 लाख, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था 175, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 15 लाख इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा 3,75,000। 3,75,000 बाई 15 लाख इंटू 100, 25%। अब करेंट ईयर में जीपी का कुछ इंक्रीज डिक्रीज बोला नहीं है, सेल्स का बोला है, जीपी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यही 25% करेंट ईयर का जीपी। अब स्टेप 1, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, पहले मुझे शॉर्ट सेल्स निकालना पड़ेगा। मेरे को बताओ स्टैंडर्ड टर्नओवर लास्ट ईयर 25 मई से लेकर 30 सितंबर डिसलोकेशन पीरियड के दौरान लास्ट ईयर क्या सेल था? लास्ट ईयर 6 लाख। क्या करंट ईयर में कोई ट्रेंड एक्सपेक्टेड था? 10% अपवर्ड ट्रेंड एक्सपेक्टेड था, तो ऐड अपवर्ड ट्रेंड। 6 लाख के ऊपर अपवर्ड ट्रेंड ऐड कर दिया 10%, 60,000, ये हो गया 6,60,000 लेस एक्चुअल टर्नओवर, इसी पीरियड का एक्चुअल टर्नओवर 25 मई 24 से लेकर 30 सितंबर 24। एक्चुअल टर्नओवर हुआ है 1,75,000, 175, तो 6,60,000 माइनस 175, 4,85,000, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स, 485। तो अब जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स हो गया, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स 4,85,000 इंटू 25%, 4,85,000 इंटू 25%, 1,21,250, 1,21,250। स्टेप 2, additional expenditure, additional expenditure, lower of the 3 लिमिट्स का लोअर। नंबर ए, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा आफ्टर द फायर? आफ्टर द फायर 30,000 रुपया, 30,000 का एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर हुआ। नंबर बी,
GP on additional sales, GP on additional sales due to such expenditure. अब इस खर्चे के कारण सेल कितना हुआ सर पता नहीं है, खर्चे के बिना कितना सेल होता, खर्चे के कारण कितना हुआ है नहीं बताया है, तो ये मान लीजिए जितना भी सेल हुआ है डिसलोकेशन पीरियड में ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने ये खर्चा किया, हम धंधा चला पाए। तो 1,75,000 इंटू 25%, मान लीजिए पूरा का पूरा इसी के कारण धंधा चल पाया, 43,750। एंड नंबर सी, proportionate expenditure, ये हो गया आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये मैं वही यूज कर रहा हूं जो इंस्टीट्यूट आज तक यूज करता था, जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में यूज करता था। अब वर्किंग नोट 2 ऑटो, जीपी ऑन ऑटो। ऑटो के लिए सबसे पहले एनुअल टर्नओवर मतलब आग लगने से पहले लास्ट 12 महीने का सेल एग्जैक्टली 14 लाख रुपए। आग लगने से पहले के 12 महीने का सेल 14 लाख, इसमें ऐड करूंगा अपवर्ड ट्रेंड 10%, 140, तो मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ जाएगा 1540। अगर मुझे इस पर जीपी निकालना है, जीपी, तो 1540 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 1540 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 3,85,000, 3,85,000। तो ये हो गया 30,000 इंटू 3,85,000 डिवाइडेड बाई 3,85,000 प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस, अनइंश्योर्ड 125, 385 प्लस 125, ये हो गया 5,10,000। 30,000 इंटू 385 डिवाइडेड बाई 5,10,000, 22647, 22647, 22647। तो देयरफॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर जो आपको अलाउ किया जाएगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर जो एडमिट किया जाएगा, एडमिसिबल, लोअर ऑफ द थ्री, 22647, 22647। तीनों में जो लोएस्ट है वही आपको इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करेगी, विच इज 22647। स्टेप नंबर 3, लॉस। जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स आया था 121,250, 121,250। एडिशनल एक्सपेंडिचर 22,647 माइनस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स दिया हुआ है 5,000, तो मेरा नेट लॉस है 121,250 प्लस 22647 माइनस 5,000, 138,897, 138,897। स्टेप नंबर 4, क्लेम। मेरा पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉलिसी वैल्यू 3,50,000, 350। मेरा जीपी ऑन ऑटो आया, जीपी ऑन ऑटो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया 385, एज पॉलिसी वैल्यू लेस देन जीपी ऑन ऑटो, पॉलिसी वैल्यू कम है, सो प्रॉफिट्स आर अंडर इंश्योर्ड, प्रॉफिट्स आर अंडर इंश्योर्ड। एवरेज क्लॉज लगेगा, क्लेम इज इक्वल टू लॉस 138,897 इंटू पॉलिसी वैल्यू 3,50,000 डिवाइडेड बाई जीपी ऑन ऑटो, 138,897 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 385, मेरा आ रहा है 126,270, 126,270। ये हमारा क्लेम एडमिट किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। इतना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमें एडमिट करेगी। तो पहला स्टेप जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, दूसरा स्टेप एडिशनल एक्सपेंडिचर, तीसरा स्टेप लॉस, चौथा स्टेप क्लेम। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है। 1-2 मिनट का टाइम ले लो। और एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करो।
इंस्टीट्यूट ने अपना प्रैक्टिस पेपर निकाला है जून 26 का। ये प्रैक्टिस पेपर में भी क्वेश्चन 6 भी दिया गया है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। ये आप खुद से ट्राई करो सो दैट आप भी एक बार प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सको। एक बार पहले चेक कर लो, आप पहले चेक कर लो क्लियर है क्या आपको, चेक कर लो। डन। प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन आप कर लोगे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जिससे कि आपका ये इंश्योरेंस क्लेम का 7 मार्क 100% श्योर हो जाएगा और आप मेरे हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये है प्रैक्टिस पेपर, इसका क्वेश्चन 6B। आप देखोगे तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लगेगा। ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन जून 15 in the business house of a company the working remained disturbed up to 15th December। जून 15 से 15 दिसंबर यानी 6 महीना डिस्टर्ब रहा। As a result of which it was not possible to affect any sales। एक भी सेल नहीं हुआ, मतलब एक्चुअल टर्नओवर शायद जीरो हो जाता, जीरो। The company had taken out insurance policy with average clause against consequential loss for 140। Period of 7 months has been agreed as indemnity period। 7 महीने का indemnity है, मेरा डिसलोकेशन 6 महीने का, तो 6 महीने का मिल जाएगा। Increase of 25% was marked in current year sales as compared to last year। Increase in sales, upward trend है 25%। Company incurred additional expenditure of 12,000 to make sales possible। Savings of 2,000 in the insured charges। एकदम सेम चीजें दिया है। नीचे एक्चुअल सेल्स दे दिया 15/6 से 15/12 डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स। सेल्स इसी पीरियड में लास्ट ईयर स्टैंडर्ड टर्नओवर, तो ये लास्ट ईयर 240 का सेल्स हुआ था, 25% बढ़ना चाहिए था, तो जो 40 पे 25% बढ़ेगा तो हो जाएगा शायद 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया माइनस एक्चुअल टर्नओवर 70,000, तो 2,30,000 रुपए का शॉर्ट सेल्स हो गया। जीपी हम लोग निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस और लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया हुआ है। इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 70, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 120, तो अनइंश्योर्ड चार्जेस हो गया 50। अनइंश्योर्ड चार्जेस हो गया 50,000। धन्यवाद। और लास्ट में दिया हुआ टर्नओवर फ्रॉम 16/6 टू 15/6, यानी डेट ऑफ फायर से 1 साल पहले का एनुअल टर्नओवर। एकदम सेम क्वेश्चन दिया है जो अभी मैंने आपको एग्जाम का करवाया था। आप अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो हो जाएगा, बस अच्छे से ध्यान से करना, आपका एक बार में आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर छे? ये आपका इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप इट हेल्प्ड। एंड आपको अगर और कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, एंड जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रिवीजन का तरीका सही है क्या, एंड आपको इससे सारे कॉन्सेप्ट याद अच्छे से आ गए क्या। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।